हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल इस सेशन में 48 से 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और हर एक बहुविकल्पीय प्रश्न आपको के सामने अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो सभी लोग इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा और एक एक क्वेश्चन जो भी आपको बताया जा रहा है इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक खास बात स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों को नेचर के इन्वायरमेंट से जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। बीच बीच में आपको जो है चिड़ियों की चहचहाने की भी आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको निकालना वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो आपको यह फिजिकल टू फार्मूला पता क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, वैद्युत बल F का। ठीक है, अब हमें मात्रक चाहिए किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए तो इसको पकड़ के ले आओ इधर और F को भेज दो इधर। ठीक है, तो अब मात्रक देखो Q इन दोनों का मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक कूलाम। तो ऊपर क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपका यहाँ पे बच रहा है F और R²। तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और R² मतलब मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है स्टूडेंट, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, फाई ई इक्वल टू होता है बी डॉट ए बी, सॉरी विद्युत फ्लक्स है ना, तो विद्युत फ्लक्स ई इक्वल टू होता है फाई ई इक्वल टू होता है ई ए। ठीक है, ई ए। और ई का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, ई इक्वल टू होता है वी अपान डी। ई इक्वल टू क्या होता है, अगर हम ई की बात करें तो ई इक्वल टू होता है वी अपॉन डी। डी का मतलब होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, और वी का मात्रक होता है बोल्ट। तो ये हो गया बोल्ट बटे मीटर, और इंटू ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर आपका कैंसिल हो गया, आया क्या, बोल्ट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, बोल्ट मीटर, क्योंकि क्या बोल्ट बटे मीटर इंटू मीटर स्क्वायर था। तो 1 मीटर से 1 मीटर आपका कैंसिल हो गया था, बचा कितना था, बोल्ट मीटर। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन बटे इसका मात्रक कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q। तो W का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटे Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो जूल बटे कूलाम इसका मात्रक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो सही आंसर हो गया जूल बटे कूलाम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E इक्वल टू 0, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, कितनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू 0। वैद्युत क्षेत्र में विभव V का मान, V का दूरी के साथ परिवर्तन, तो V इक्वल टू क्या होता है, E अपान डी। V इक्वल टू क्या होता है, E अपान डी। ठीक है, या जो है सॉरी V इक्वल टू जो होता है, एक सेकंड जस्ट वन, V इक्वल टू होता है स्टूडेंट E इंटू डी। ठीक है, हाँ ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि E इक्वल टू होता है V अपान डी, V अपान डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। अब जब आपका E 0 हो गया, ठीक है, कौन 0 हो गया, यानी कि E इंटू डी है, तो E जब आपका 0 हो गया तो V इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 इंटू डी मिलेगा क्या, 0। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R पर आपका निर्भर कर रही कि नहीं, भाई जब 0 है तो कहाँ से निर्भर करेगी,
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर है कि वी जो है आर पर निर्भर नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर अक्ष स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः ई तथा वैद्युत विभव जो है वो कितना है, वी है। ई तथा वी में संबंध होगा, ठीक है। तो एक चीज़ स्टूडेंट ये देखिए, आप थोड़ा कैलकुलेशन की बात है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है E=1/4πε0 2p/r³, ठीक है। वहीं पे अगर वैद्युत विभव आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैद्युत विभव V= निकल के आता है, क्या निकल के आएगा, 1/4πε0 p/r², ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या संबंध है, कौन सा सही है, ठीक है। तो अगर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E= विभव बी में एक आर से और अगर हम गुणा कर दें, विभव बी में क्या करें, एक आर से और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा। यानी बी में अगर हम आर से भाग कर दें तो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, और यही फार्मूला भी होता है। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। या आप क्या करिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकाल लीजिए और वैद्युत विभव का मान अक्षीय स्थिति में निकाल लीजिए और दोनों को एक दूसरे से भाग कर दीजिए। जो रिलेशन आएगा उसको जो है जब सॉल्व करेंगे तो यही जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका नया प्रतिरोध स्टूडेंट 200 ओम होगा। इसको मैं आपको कई बार सॉल्व भी करवा चुका हूं और इसका देखिए नया ट्रिक मैं आपको जो है लिखवा दे रहा हूं। आप लोग कॉपी पेन उठाइए और नोट कर लीजिए। देखिए एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिए। देखिए कोई भी तार है, अगर खींचकर उसकी लंबाई को, ठीक है, अगर आप उसकी लंबाई को, जैसे मान लो कोई तार है, उसका प्रारंभिक प्रतिरोध R1 है, अब लंबाई को हम n गुना कर देते हैं, तब प्रतिरोध R2 का मान कितना हो जाएगा, n² गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, n² गुना बढ़ जाएगा, यानी R2 का मान n² R1 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे जो है लिखी हुई है, ये देखिए। दूसरी चीज़, अगर किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाए, कितनी, 1/n गुनी। त्रिज्या 1/n गुनी का मतलब है तार जितना मोटा पहले था उसको खींचकर और पतला कर दिया जा रहा है। कितना पतला कर दिया जा रहा है कि 1/n गुना पतला कर दिया जा रहा है। तो तार का नया प्रतिरोध जो है वो n की पावर 4 गुना जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध जो है 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो वैद्युत चालकता की अगर हम बात करें तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, वैद्युत चालकता की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, वैद्युत चालकता इक्वल टू होता है 1/, वैद्युत प्रतिरोध, 1/, वैद्युत प्रतिरोध। तो एक में वैद्युत प्रतिरोध यानी कितने से भाग करना आपको, 1 को 500 से भाग कर देना, उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो आपका आएगा 0.002 ओम इनवर्स, ठीक है, 0.002 ओम इनवर्स। तो यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है पिछली बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी हुआ है, ठीक है, 2015, 16, 18, 19 और 20 पूछा हुआ है। 1/μ0ε0 का मात्रक है। तो 1/μ0ε0 को अगर आप सॉल्व करें, सबकी अगर वैल्यू रख के देखें, या ε0 का मात्रक मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आप μ0 का मात्रक निकालिए और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि क्या है, लाइट की स्पीड है। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा, c, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें, ठीक है, सबकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आपको दे देगा c, ठीक है, लाइट
स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट। तो ये लाइट की स्पीड है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू बतानी। तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, कितनी होगी, अब बताइए। मैंने आपको बता दिया कि इसका मान जो है होगा लाइट की स्पीड के बराबर। अब बताइए इसमें से लाइट की स्पीड कौन सी है। लाइट की स्पीड जो भी होगी वही सही है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ऑप्शन 1 सही होगा कि 2 कि 3 या 4, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान का कण जिस पर q आवेश है, ठीक है, कोई m द्रव्यमान का कण है, उस पर आवेश कितना है, q है, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबोत v वेग से प्रवेश कराया जाता है। तो इसके पथ की त्रिज्या होगी, तो पथ की त्रिज्या जो r = हो जाएगी mb/qv, mb/qv, ठीक है, ये उसकी त्रिज्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। तो चुंबकीय आघूर्ण m = ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण या सॉरी टाउ = ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण टाउ = इसका क्या मात्रक होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो टाउ = क्या होता है, MIA या NIA, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के ध्रुवों पर नति कोण अर्थात नमन कोण का मान कितना होगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर अगर हम नति कोण या नमन कोण की बात करें तो पृथ्वी के ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण का मान जो है वो 90 अंश होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर, किसी स्थान पर, ठीक है, सॉरी लिखा हुआ है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है। यानी v = h, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है। तो उस स्थान पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होगा। तो tan θ = एक फार्मूला होता है, tan θ = b/h। दोनों वैल्यू बराबर है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। tan θ = आ गया 1, और tan कितने की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेंज के नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण के अनुरूप है स्टूडेंट, तो लेंज के नियम की अगर हम बात करें तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप है। किसके, ऊर्जा के। चलिए आगे बढ़िए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य है। लेंज का जो नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा संरक्षण का है, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण है कि संवेग संरक्षण का। तो कौन से संरक्षण का है, ऊर्जा संरक्षण का। किसका है, ऊर्जा संरक्षण। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 3rd ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेनरी/मीटर। तो हेनरी/मीटर जो है ये किसका मात्रक है स्टूडेंट, मैं आपको जो इसको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो है आपके किसके, चुंबकशीलता का मात्रक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रत्यावर्ती धारा से यानी LCR पर्पज से क्वेश्चन है। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति होगी। तो अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी F = होगा 1/2π√1/LC। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 से जो है मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समय t की बीमा नहीं है। तो अगर आप ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इन चारों ऑप्शन को चेक करें तो अगर इसकी बीमा निकालें तो सभी की बीमा जो है t आएगी। इसमें से कोई एक है जिसकी बीमा t नहीं आएगी, तो वो कौन है जिसकी बीमा t नहीं आएगी, वो है L/R। तो L/R की जो है बीमा वो t नहीं है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सारे क्वेश्चन को जो है एक बार हम आप बोर्ड पे कैलकुलेट भी करवाए थे अच्छी तरीके से, ठीक है, तो वही सारे क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि L तथा R क्रमशः प्रेरक और प्रतिरोध हैं तो इसका मात्रक होगा। तो सबसे पहली बात जो है L का जो मात्रक होता है वो होता है ओम सेकेंड, ठीक है। L का मात्रक क्या होता है? ओम सेकेंड। और R का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इन दोनों को अगर भाग किया जाए तो कितना आएगा? ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? सेकेंड। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 वो राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हों तो वैद्युत तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होती है? वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के अनुदिश, ठीक है। वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के अनुदिश, इसी के अनुदिश इसके संचरण की दिशा होती है, ठीक है। आपको याद होगा चुंबकीय तरंग का जो हमने एक फिगर इस तरीके से बनाया हुआ था, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है तरंग संचरण की दिशा थी, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र था, इधर जो है आपका चुंबकीय, इधर जो है चुंबकीय क्षेत्र था, इधर वैद्युत क्षेत्र था, इसी के लंबवत जो है बिल्कुल तरंग संचरण की दिशा थी। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो है वो अनुप्रस्थ होती है। कौन सी प्रकृति होती है? अनुप्रस्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से 3 चीज़ें जो है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चीज़ें बदल जाती, आवृत्ति बदल जाती है, तरंग का वेग बदल जाता है और तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, लेकिन तरंग का जो आयाम है ये आपका चेंज नहीं होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर नंबर 4 इज राइट, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आज के इस सेशन में कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा है तो सभी लोग उस क्वेश्चन के आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।